एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। काफ़ी सिंपल वे में सारे मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक्स बताया है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो याद रखना है, अच्छे तरीके से सारे एमसीक्यूज को देख लेना है और आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस टुडेज लेक्चर। सो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 50 एमसीक्यूज जो होता है आपको, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है, एक एमसीक्यूज जो होता है 4 मार्क के लिए होता है। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और रिमेनिंग 100 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो 100 मार्क्स फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको एग्जामिनेशन में भी सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के थ्रू आप इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, यानी 100 में से 85 टू 90 मार्क्स तक आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। हमारा ये 90% गारंटीड कोर्स है, जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थियोरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। मॉक टेस्ट है, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस रिविजन एमसीक्यूज पीडीएफ। और ये जो सारा कोर्स है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो काफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, 90% हमारा जो कोर्स है वो हमारा जो है टेस्टेबल कोर्स है। 90% स्टूडेंट्स हमारा हर टाइम सारे जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है 90% एंड अबव रिजल्ट होता है। तो याद रखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट रिलीज हो चुकी है, तो आपको जल्द से जल्द हमारे कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल एवरेज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम स्टैटिस्टिकल एवरेज मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, कौन सा स्टैटिस्टिकल एवरेज यूज करते हैं। तो वो यूज करते हैं हम अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम कहते हैं मीन भी, जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन है, उस पर रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसर्चर देखेंगे ये जो पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये देखना है। तो रिसर्चर ने ये देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो 90% लोग लिटरेट है, मीन्स 90% लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि ये सिटी में ज्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो मीन जो है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है। तो रिमेंबर, सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी जो है वो मीन है। सो सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिसर्च में, मैंने उस पर भी लेक्चर लिया है, आप उसको जाकर देखिए। उस टॉपिक से एग्जाम में कंपलसरी एक या फिर 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो रिमेंबर, अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम मीन भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है और ये सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिथमेटिक एवरेज। नेक्स्ट, population divided into 4 equal groups of a particular variable group is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल ग्रुप्स में आपके अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। सो उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम परसेंटाइल कहेंगे, क्वार्टाइल कहेंगे, या फिर डेसाइल कहेंगे। सो यहाँ पर आपकी मान लीजिए कोई पॉपुलेशन थी, आपने उस पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये 4th पार्ट। 4 पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट में आपने आपकी पॉपुलेशन को अगर डिवाइड कर दिया तो उससे हम कहेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का ही मतलब होता है 4। ओके, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4, कि आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उससे हम कहते हैं क्वार्टाइल। परसेंटाइल क्या होता है, अगर आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 100 इक्वल ग्रुप्स में अगर आपने डिवाइड कर लिया, तब आप उसे हम कहेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। डेसाइल, डेसाइल क्या होता है, अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है उसको 10 इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे
डेसाइल। डेसाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4 होता है और परसेंटाइल 100 होता है। सो आपने यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सो उससे हम कहते हैं क्वार्टाइल। सो याद रखना है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। सो यहाँ पर 4 इक्वल ग्रुप्स है, तो आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, तो उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, plagiarism where writer changes a few words in the original text of another is known as। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। ओके, सो ये डेफिनेशन में हमें गिवन है कि अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट लेते हो और उस टेक्स्ट में कुछ फ्यू वर्ड्स चेंजेस करते हो और कुछ वर्ड को रीअरेंज करते हो, सो वो उस प्लेजरिज्म को हम क्या कहेंगे? सो उस प्लेजरिज्म को हम कहेंगे वर्ड स्विचिंग। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड स्विचिंग। सो वर्ड स्विचिंग में आप क्या करते हो, किसी और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट लेते हो और उस टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स को चेंज करते हो और सेंटेंस को रीअरेंज करते हो और मेंशन करते हो। सो ये आपका कहलाता है, ये प्लेजरिज्म आपका होगा वर्ड स्विचिंग प्लेजरिज्म। ओके, देन आपको ऑप्शन ए गिवन है डायरेक्ट कॉपिंग। डायरेक्ट कॉपिंग मीन्स आप एज इट इज कोई किसी रिसर्चर का टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को एज इट इज आप कॉपी कर रहे हो, सो ये भी प्लेजरिज्म होता है, बट फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, देन आपको ऑप्शन सी गिवन है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, किसी और रिसर्चर के वर्क को अपने ओन वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करते हो, सो उसे हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अगेन यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। So यहाँ पर this is the definition of word switching. Option B here is the right answer. Next question. In a two-tailed test for the population mean, if the null hypothesis is rejected when the alternative is true, then इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने एक टेस्ट परफॉर्म किया जो कि टू टेल टेस्ट परफॉर्म किया एक पॉपुलेशन के मीन से। अगर आपने उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, कब? जब आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो ट्रू थी। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, सो इस केस में आपने कैसे डिसीजन लिया कि आपने टाइप 1 एरर कर दिया, टाइप 2 एरर कर दिया, या फिर आपका जो डिसीजन था वो करेक्ट था, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, देन आपका वो जो डिसीजन हो जाएगा ये करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो ये आपका हो जाएगा टाइप 1 एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, सो ये हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है और उसको आप रिजेक्ट कर ले रहे हो, सो आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड। बस इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है आपको और थोड़ा ट्रिकी पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है आपने उसको रिजेक्ट कर लिया। नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर लिया कब? जब आपकी अल्टरनेटिव ट्रू है। आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपके नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ट्रू है, आपने अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया और आपकी हाइपोथेसिस अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है तो आप इसी को एक्सेप्ट कर लोगे ना। और आपके जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, मतलब अगर आपके अल्टरनेटिव ट्रू है और आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपके अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लोगे। सो इस केस में आपने जो डिसीजन लिया वो क्या लिया, करेक्ट डिसीजन लिया, बिकॉज यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में ही बड़ा हिंट गिवन है कि अल्टरनेटिव इज ट्रू। आपने नल को रिजेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हो, और इस केस में अल्टरनेटिव ट्रू है, जो चीज ट्रू है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका डिसीजन क्या होता है, करेक्ट डिसीजन होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप जो डिसीजन लोगे इस केस में वो आप करेक्ट डिसीजन लोगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अ करेक्ट डिसीजन इज मेड। नेक्स्ट, mean, median and mode for the following data will be 45, 54, 76, 78 and 76। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा का हमें मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है।
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस डेटा का आप मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करते हो। अब इस केस में आपको डेटा गिवन है और हमें इस डेटा का मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। सो मीन के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आपको ऐड करना है बस। जैसे 45 प्लस 54 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 76 डिवाइडेड बाय, और टोटल नंबर कितने गिवन है आपको 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा आपका 329 डिवाइडेड बाय 5, देन इसका आपका आंसर आ जाएगा 65.8। सो ये हो गया आपका मीन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब आपका जो डेटा आपको गिवन है उसमें जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं मीडियन। आपके डेटा की मिडिल वैल्यू और यू कैन से सेंटर वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब जैसे कि इस डेटा में अगर मैं लेफ्ट साइड से आती हूँ तो थर्ड नंबर पर 76 आ रहा है, और राइट साइड से मैं अगर मैं आती हूँ तो थर्ड नंबर पर 76 आ रहा है। दैट मीन्स इस डेटा में आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 76। तो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होगी वो होगी 76। तो आपका जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 76। देन मोड, मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है आपके पास जो भी डेटा है उस डेटे में ऐसा नंबर जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है। तो आपको एक डेटा गिवन है, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 76। तो इस केस में आपका जो मोड है वो हो जाएगा 76। तो आपका जो मीन है वो है 65.8। 65.8 आपको ऑप्शन सी में गिवन है। मीडियन आपका 76 आएगा एंड मोड भी आपका 76 हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, याद रखिएगा, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है आपको बस इतना ही याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। 65 आ जाएगा, 65.8 आपका मीन होगा, मीडियन 76 एंड मोड इज 76। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक का उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि आपके जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, सैंपल से मिलने वाली वैल्यूज को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इसको हम क्या कहते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स है, समझ लो हंड्रेड्स में आपकी पॉपुलेशन में मेंबर्स है। अब इस पॉपुलेशन में से मैंने क्या कर लिया, सैंपल अपने सेलेक्ट कर लिया। मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जिसमें 10 पीपल है, 10 मेंबर्स है, और इनका मैंने वेट मेजर किया। सो इन 10 पर्सन का एवरेज वेट आ रहा है x1 बार। उसी तरीके से फिर से मैंने एक और सैंपल सेलेक्ट कर लिया 10 लोगों का, इसका मुझे एवरेज वेट मिल रहा है x2 बार। उसी तरीके से एक और सैंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इन 10 लोगों का एवरेज वेट मिल रहा है x3 बार। सो ऐसे मैंने 10 लोगों का 3 ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और उनका मैंने एवरेज वेट निकाल लिया। अब ये जो वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, ये x1, x2, x3 जो मुझे वेट मिल रहा है मेरे सैंपल का, इसे हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, मतलब सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं क्या करूंगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी। तो मैं इसको, इस इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगी, जैसे ये x1 बार, x2 बार एंड x3 बार। तो मुझे जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को मैंने इस तरीके से
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं, और इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी सैंपल के जो स्टैटिस्टिक मिल रहा है आपको, स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सैंपल के जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और उसी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, इस तरीके से स्प्रेड करते हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जैसे आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें ये मतलब आपके मीन से कितना आपका जो वैल्यूज है वो स्प्रेड है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को, और जो आपकी वैल्यूज मीन से कितनी ज्यादा दूर है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो ये स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक का डिफरेंस को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ये भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वैल्यूज मिल रही है, उससे हम कहते हैं पैरामीटर। सो यहाँ पर इसकी भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following statements regarding standard error is true? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट स्टैंडर्ड एरर। अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, एक बारी मैं आपको फिर से बताती हूँ स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। जैसे मेरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स है, उन मेंबर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये मेरा सैंपल बन गया। जैसे मैंने यहाँ पर 10-10 का ग्रुप बनाया था और उनका मैं एवरेज वेट मेजर कर रही हूँ, सो x1 बार आ जाएगा एक सैंपल का। दूसरा सैंपल ले रही हूँ मैं जिसमें 10 मेंबर्स है, उनका वेट आ जाएगा, एवरेज वेट आ जाएगा x2 बार। उसी तरीके से एक और सैंपल लूंगी मैं, उसका वेट आ जाएगा x3 बार। सो ये मेरे सैंपल्स है, मतलब ये मेरे स्टैटिस्टिक है, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब मैं क्या करूंगी, जो सैंपल से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूंगी, उसको कुछ इस तरीके से स्प्रेड करूंगी। तो मेरा हो जाएगा x1 बार, x2 बार, x3 बार। अब मैंने जो मुझे सैंपल से इंफॉर्मेशन मिली है, जो 10-10 मेंबर्स का एवरेज वेट मैंने मेजर करा है, उसको मैंने, उस इंफॉर्मेशन को मैंने ग्राफ में, और उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब ये जो आपका रहता है मिडल वैल्यू, उसे हम कहते हैं मीन। अब आप क्या करते हो, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आप देखते हो कि आपका जो वैल्यूज है कितना मीन से दूर है। जितना ज्यादा आपके वैल्यूज मीन से दूर होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा। अब जितना ज्यादा आपका जो ये वैल्यू स्प्रेड है मीन से, जितना ज्यादा आपकी ये वैल्यू स्प्रेड है मीन से, इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। इसी को हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर के बारे में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है अबाउट स्टैंडर्ड एरर। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज ऑलवेज जीरो। आप जब भी आप कुछ चीजों को मेजर करते हो, कुछ रीडिंग निकालते हो, जब आप कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, तो कुछ ना कुछ आपको एरर मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलते, आपके जो रिजल्ट आते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। आपके जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो जीरो कभी नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। आपका जो एरर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है, इट इज ऑलवेज वन। आपका एरर सिर्फ वन हो ऐसा नहीं कह सकते हम, वन से ज्यादा भी हो सकता है। वन हमेशा ऑलवेज वन हो ऐसा तो नहीं होता है एरर। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। आपको याद रखना है स्टैंडर्ड एरर क्या होता है आपका, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब आपके कुछ ना कुछ एरर्स हो गए, जैसे 4, 5, 10 ऐसा कुछ ना कुछ एरर्स हो जाएंगे। हमेशा एक भी नहीं रहेगा, ना जीरो तो होता ही नहीं है और नेगेटिव भी नहीं होता है। So for this question, option D here is the right answer. It is always non-negative. Next,
If a positively skewed distribution has median of 50, which of the following statement is true? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपकी जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपकी मीडियन की वैल्यू 50 है, देन उस केस में आपका जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा या फिर ट्रू होगा। सब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है आपको इस फिगर के थ्रू देखना है। सो इस फिगर में हमारा मेन फोकस पॉजिटिव स्क्यू पर होगा। पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है, जिसमें आपकी जो टेल होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होती है और आपका जो ज्यादातर डेटा है आपका इस रीजन में लाई करता है, मतलब राइट साइड में लाई करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे कम आपकी मोड की वैल्यू होती है, देन उससे ज्यादा आपकी मीडियन की वैल्यू होगी एंड देन उससे ज्यादा आपकी मीन की वैल्यू होगी। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब मीडियन, हमें इस क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू गिवन है विच इज 50, मीडियन की वैल्यू 50 गिवन है। सो इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमें जो गिवन ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, मीन इज ग्रेटर देन 50। यस, क्योंकि मीन की वैल्यू पॉजिटिव स्क्यू में मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, तो हो सकता है होगा ही क्योंकि मीडियन से बड़ा मीन है। सो मीडियन की जो भी वैल्यू है उससे ज्यादा मीन की होगी। सो मीन इज ग्रेटर देन 50। यस, मीन आपका जो है क्या हो सकता है, 50 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन रिमेनिंग ऑप्शन भी देखते हैं। मीन इज लेस देन 50, नो, मीन ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, मोड इज ग्रेटर देन 50, मोड ग्रेटर नहीं होगा, मोड लेस होगा, बिकॉज पहले मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव स्क्यू में, इसलिए मोड की वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी, आपकी मोड की वैल्यू लेस देन 50 होगी। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी, मीन एंड मोड बोथ आर ग्रेटर देन 50। यस, मीन तो आपका जो है ये ग्रेटर देन 50 होगा, लेकिन मोड नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीन इज ग्रेटर देन 50 फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, इफ द वेरिएंस ऑफ अ सैंपल इज 64, द स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी। इस क्वेश्चन में हमें सैंपल का वेरिएंस गिवन है जो कि है 64 और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है और वो डेटा कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। अब इस डेटा में मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन इस केस में हो जाएगा माइनस सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मीन से, ये आपका मीन हो जाएगा, मीन से कितने दूर है ये बताता है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरी सिंपल, वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 64, अंडर रूट ऑफ 64 का हो जाता है आंसर 8। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका इस केस में हो जाएगा 8। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट, which of the following terms refers to statistical method that can be used to statistically equate groups on a pretest or some other variables? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हम यूज करते हैं किसी ग्रुप को इक्वेट करने के लिए या फिर किसी ग्रुप को कंपेयर करने के लिए या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए। सो वो कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल तो इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ये कोई स्टैटिस्टिकल टर्म नहीं है, स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सर्वे। सर्वे क्या होता है, एक रिसर्च में डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसकी हेल्प से आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सर्वे क्या हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चनर करवाकर आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस। सो इन सारे टूल्स के थ्रू आप सर्वे करवाकर आप रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर ये भी सर्वे भी स्टैटिस्टिकल टूल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। यस, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हो। तो याद रखिएगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, इसको हम एनकोवा भी कहते हैं।
एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनकोवा भी कहते हैं। सो आपको एग्जाम में एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस की जगह एनकोवा भी आ सकता है, आपको ये भी याद रखना है, और एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस भी आ सकता है। सो एनकोवा शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होगा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। सो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके यूज से हम किसी ग्रुप को कंपेयर करते हैं या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एंड thank you for watching this video. I hope this lecture is helpful for you all and good luck with your preparations.